अस्सलाम वालेकुम। हम ए लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यूनिट 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। उसका लास्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको देख लेते हैं। क्या कुछ नई बातें हैं, कुछ एंगल्स या कुछ टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक कि कोई एक बात भी उसमें नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, देख रहे हैं कि सोसाइटी में किस तरह से जॉब मार्केट बिहेव करती है। हार्ड एंड सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वही बात है जिसको हम कहते थे पहले ये पर्सनल मैनेजमेंट होती थी, फिर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई। पर्सनल मैनेजमेंट में इंसानों को क्या समझते थे, एक लाइबिलिटी, एक रिसोर्स समझते थे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए और कम से कम उस पर ख़र्चा किया जाए। फिर जो सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो है वो कोशिश की जाती है कि ह्यूमंस को एज एन एसेट समझें और उन पे काम करें, उनको डेवलप करें। तो वो पर्सनल और एचआर के पर्सपेक्टिव से बाहर आके अब इसको सॉफ्ट और हार्ड कहने लगे हैं। कोई भी कंपनी कम्प्लीटली हार्ड कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं होती, बल्कि उसके बीच में कहीं हम लाई अराउंड करते हैं। जब आप एम्प्लॉय करते हैं किसी को, तो उसके कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है। सबसे पहले तो आपको एक परमानेंट या फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। परमानेंट और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में आप उनसे ये कहते हैं कि यू विल बी एम्प्लॉयड अनटिल यू लीव द जॉब। कोई टाइमलाइन डिफाइंड नहीं है कि कब तक के लिए एम्प्लॉयड हैं, कितने साल, कितने महीने। और उसमें आप उनको ये बताते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी वेज क्या होगी, पर मंथ क्या आपको दिया जाएगा, हर साल क्या उसमें इंक्रीमेंट होंगे, सालाना इंक्रीमेंट किस तरह से होगा, उसमें परफॉर्मेंस का क्या पार्ट होगा, कितनी छुट्टियां अलाउड हैं, कितने क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वर्किंग कंडीशन होंगी, किन शहरों में काम करना होगा। सारी तफसीलात जो जो पॉसिबल हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जॉब के साथ मेंशन्ड होती हैं। उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है और आपकी जॉब कंडीशंस भी डिफाइन होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्या फ़ायदा होता है, अगर आपको ये मिल जाए तो क्या फ़ायदा है सब? आप वही करते हैं जो लिखा होता है। नहीं, सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि आप एक सिक्योरिटी फील करते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉई को फील होती है कि मुझे अच्छा परमानेंट सिचुएशन मिल गई। ये इंसान के लिए एक बड़ा मसला है, अनसर्टेनिटी जो है ना। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अनसर्टेनिटी को एंजॉय नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि कोई परमानेंट पोजीशन उनको मिल जाए और प्रेडिक्टेबल हो जाती है सिचुएशन। आप उसके अगेंस्ट लोगों को पुश कर सकते हैं कि यार ये काम है, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको इस तरह से करना है। तो उस टाइम को फॉलो करवाने में आपके पास एक मोरल वो होता है, राइट होता है एम्प्लॉयर के पास कि यार आप इसको करना है, आपको करके देना है, ठीक है। और इसके मसले क्या हैं कि जब बंदा एक दफ़ा हायर हो जाता है तो उसको फिर उसको निकालने के तरीके भी लंबे चौड़े होते हैं। एक दिन में आप फारिग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब्स में तो 3-3 आपको उसको शो कॉज देने हैं पहले, फिर वो उसको वो सॉर्ट आउट करेगा, उसके बाद आपने निकाल दिया, फिर वो पिटीशन फाइल करेगा। लंबे मसले हैं। आप सोचें किसी ऐसे बंदे को, इसको आपने फैसला कर लिया कि निकालना नहीं चल रहा, और वो गवर्नमेंट के या कोर्ट के थ्रू होके वापस आ जाए, अब वो कितनी एनवायरनमेंट कितनी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह के मसले भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट, मतलब एक लेबर कॉस्ट या जो एम्प्लॉई कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। यह देनी ही है, इसको कोई आप एडजस्ट नहीं कर सकते आउटपुट के साथ, वेरिएबल नहीं रहती। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीक़े हैं जॉब पे रखने के। ये तो एक तरीक़ा है। पाकिस्तान में इनमें से कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ इंटरनेशनली दूसरी जगहों पे एक्सरसाइज होते हैं। जैसे उसमें से एक है टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हमारे यहाँ इसको कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कहते हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं। यानी परमानेंट एम्प्लॉई को कहते हैं हमारे यहाँ परमानेंट, और बाकी एम्प्लॉयज़ को कहते हैं हमारे यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल। हालांकि परमानेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये टर्म हमारे यहाँ इस तरह से है कि कॉन्ट्रैक्ट पे है एम्प्लॉई। कॉन्ट्रैक्ट पे होने का मतलब ये है कि ये इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है, ठीक है। इसी में हम कहते हैं, इससे और एक लेवल नीचे आ जाता है डेली वेज। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई को यूँ कहा जाता है कि भाई आप जो है वो 6 महीने के लिए एम्प्लॉयड हैं, 3 महीने के लिए एम्प्लॉयड हैं, 1 साल के लिए एम्प्लॉयड हैं। और इसी तरह से ये टाइम बेस्ड हो गई, जिसको आप कह सकते हैं टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक होती है आपकी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या होती होगी? आधे टाइम के लिए करते हैं, कुछ घंटे के लिए करते कुछ घंटे के लिए एम्प्लॉयमेंट करते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा एक होती है आपकी आर्ली एम्प्लॉयमेंट। 1-2 घंटे अपना आगे काम, आर्ली 1-2 घंटे नहीं,
काम आप 12 घंटे करें, 20 घंटे करें, 5 घंटे करें, पैसे आपको आवर के हिसाब से मिलेंगे। तो जितना हमारे पास काम होगा उसके हिसाब से आपको काम देंगे। इसी में एक ऑप्शन होता है 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट। 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि देखो भाई हमारे पास लेबर है, आप बाहर बैठ जाओ, फारिग बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे, बाहर बैठ जाओ। अगर हमारा आज लेबर शॉर्ट होगा तो आप इन हो जाना। तो अगर हमारा फुल टाइम अटेंडेंस होगी आज, तो आपको आज काम नहीं मिलेगा। और अगर हमारे पास एक बंदा शॉर्ट होगा तो हम एक बंदा इन ले लेंगे। अगर 10 बंदे शॉर्ट होंगे 10 बंदे इन ले लेंगे। ये उस तरह के काम में होता है जहाँ हार्ड लेबर वर्क होता है और वो टेक्निकल नहीं होता लेबर वर्क। बस उसमें आपको कुछ सामान उठा के इधर से उधर करना है, इस टाइप के काम है। तो सबके ही फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इसको ना कह लें, इसको गिग इकोनॉमी या गिग वर्क भी कहते हैं। जुगाड़ू, ये सारी सिचुएशन जुगाड़ू सिचुएशन है, नीड बेस्ड अराइज हुई चीज़ें यार। इस तरह कैसे लगता है, तो इसमें क्या होता है, कोई बंदा परमानेंटली अपने आप को एम्प्लॉयड फील नहीं कर पाता या मेरे अपनी तो जॉब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अपन तो यार अच्छे बिजनेस में आ गए हैं, अच्छी लाइफ सेट हो गई है। नहीं, ये गिग इकोनॉमी है और इसके अंदर जो है वो आपकी जो कुछ सर्टेन नहीं है सिचुएशन। जी बिल्कुल। अब इसमें हर एक के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो ऊपर वाले के तो हमने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के तो फ़ायदे नुकसान देख लिए थे। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के क्या, अपना शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत कम पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है दोनों साइड पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों जो है वो एक हद से ज़्यादा ऑब्लाइज नहीं होते। अपना काम किया, निकलो, चलो वो ख़त्म। टेक होम वर्क नहीं होता, वहीं किया वहीं निपटे, चलो वही खत्म हो गई। आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आती है, आप छोड़ सकते हैं दोनों साइड पे। नुकसान ये होता है कि एक पीस ऑफ माइंड नहीं होता, दोनों को ही नहीं होता। उसको ही पता है कल पता नहीं होगा, दोनों को पता है। उसको ही पता है कि कल मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं। बाज़ औक़ात इसमें लोग मोटिवेटेड यूँ होते हैं कि आर्ली रेट थोड़ा बेहतर होता है उसका, परमानेंट एम्प्लॉई के मुकाबले में इनका आर्ली रेट बाज़ औक़ात बेहतर होता है, क्योंकि कंपनी को बस थोड़े दिन के लिए चाहिए, तो कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े से ऊपर पैसे रखती है। लोग कहते हैं बस ठीक है, हमने स्टूडेंट्स बहुत सारे इसमें वो हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम पार्ट टाइम, जिनको अपनी कोई मसले मीट करना है तो वो कहीं से जॉब करके आए, थोड़ा सा 1-2 घंटे यहाँ भी काम कर लिया। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के एंड्स मीट हो जाते हैं, इनके नहीं हो रहे होते उससे पहले। और बाज़ औक़ात एक होती है, इसको कहते हैं वन टाइम गिग या वंस ऑफ। आज किया, अब दोबारा गायब, आए नहीं। कभी कभार काम के लिए आप तो बहुत से इदारे ऐसे हैं जो इस तरह के काम के लिए आपसे कोई रेफरेंस मांगते हैं। आप पहले कभी आए नहीं, अंदर आके माल उठा के 10 रख रहे हैं, फिर आप गायब हो गए, साथ में माल भी ले गए, कुछ पता नहीं ना आपका, तो कोई रेफरेंस चाहिए होता है फिर उसके लिए आपको। या फिर ये कि आप कहीं काम करते हैं उनका रेफरेंस लाएं, या हमारे एग्जिस्टिंग किसी एम्प्लॉई का रेफरेंस लाएं कि ये मेरा भाई है इसलिए यहाँ पे काम कर रहा है, तो अगर वो भाग गया तो आप पकड़ने के लिए कोई तो है हमारे पास। तो बहुत सारी कंपनीज़ में अलाउड नहीं है कि आप बिल्कुल ही न्यू बंदे को इस सारे काम के लिए एंटर करें। तो इन्होंने इस तरह से एक डायग्राम बनाई है, कोर और पेरिफेरल। कोर का मतलब है वो फुल टाइम जॉब्स, परमानेंट जॉब्स, और बाकी सब पेरिफेरल जॉब्स में आ गई। ठीक है, अब इसके पेरिफेरल में कौन कौन सी होंगी? सब आ गई, सेल्फ एम्प्लॉयड, जीरो कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। तो एचआर अगर प्लानिंग करता होगा तो वो इनकी कैसे प्लानिंग करेगा, समझ रहे हैं मसला। एचआर अपनी परमानेंट एम्प्लॉई के लिए तो प्लानिंग कर सकता है, कुछ पता ही नहीं उनके बारे में, कब जरूरत पड़ सकती है, कब कब आएगा, कौन आएगा। तो ये एक पेन इन द नेक है जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है ना, सिविलाइज्ड वे में बताया मैंने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज फुल टाइम पार्ट टाइम का हमने देख भी लिया। नॉर्मली पार्ट टाइम की सैलरी ओवरऑल जब आप देते हैं तो कम देने पड़ते हैं, बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते उनको।
उनको सारी चीज़ें वो सब नहीं देनी पड़ती। लेकिन पार्ट टाइम वाले के लिए, खुद के लिए, वो यही उसी के लिए ये बुरी बात भी हो गई। तो इसी तरह से पार्ट टाइमर्स का एडवांटेज ये भी है कि किसी एक जगह नहीं, किसी एक मौके पे नहीं, यहाँ काम कर लो, वहाँ नहीं, वहाँ काम कर लो, कॉन्ट्रैक्ट तो कोई है नहीं उनसे इस तरह का। अच्छा, ये तो हो गई फुल टाइम पार्ट टाइम की एंगल। फुल टाइम में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ गए चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से। कोविड ने तो सबसे ज़्यादा पुश दिया है। कोविड एनवायरनमेंट के बाद तो अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनकी सॉफ्टवेयर हाउस में कंपनीज ने, कोविड में तो काम घर से हो रहा था, तो कंपनी ने ये किया कि ऐसा करते हैं कि हम कुछ पता नहीं, साल 2 साल 3 साल कितने अरसे के लिए हम बंद हैं। उन्होंने ऑफिस खाली कर दिया, ऑफिस की बिल्डिंग ही किराए से हटा दी। किराया दे रहे थे हर साल, हर महीने लाखों रुपए किराया जा रहा था, मतलब 50 लाख 60 लाख ऐसे, बिजली का बिल, किराया, ये सब मिला के बहुत खर्चा हो रहा था। बड़ा बड़ा ऑफिस था, बड़ी बिल्डिंग थी पूरी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि आप अपने घरों से काम करो और हमसे इक्विपमेंट ले लो वन टाइम, यानी एक लैपटॉप, एक डेस्क, एक चेयर, एक एसी, ये आप अपने लिए हमसे ले लो और अपना छोटा सा ऑफिस सेटअप करो, इंटरनेट का कनेक्शन, और हमसे पर मंथ इसके एडिशनल पैसे ले लो। इंटरनेट के 2,000 रुपये ले लो महीने के, बिजली के बिल के 5,000 एक्स्ट्रा ले लो। इस तरह की अमाउंट बना ली थी उन्होंने, और एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने के लिए वो कर दिया था, अलाउ कर दिया था। उसके बाद कोविड ख़त्म हो गया। कोविड ख़त्म हो गया लेकिन ये चलता रहा, सबकी आदत यही थी। थोड़ी देर में लोगों ने महसूस किया कि यार कोविड ख़त्म हो गया है, मतलब अब आ जाएंगे फिर वापस। उन्होंने कहा नहीं तो वो क्यों, अब ऐसे सही है, ऐसे सही चल रहा है। क्योंकि अब सभी लोग ना, जब आप उनको वर्क फ्रॉम होम कहते हैं तो वो फिर और काम भी शुरू कर देते हैं अपने, कुछ ना कुछ अपनी इंगेजमेंट को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब एक बंदा था इंटीरियर सिंह से था, वो इंटीरियर सिंह चला गया, वो खुश है वहाँ पे, कह रहे यहाँ से बैठ के काम कर रहा हूँ, कराची वाली तनख्वाह ले रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम हो जाती है जब आप इंटीरियर में चले जाते हैं तो, और सैलरी आपको सिटी वाली मिल रही होती है। तो बहुत ही, मतलब इट्स, कितने दिन हो गए कोविड को ख़त्म हुए, अभी तक मसला हल नहीं हुआ उनका, उनकी कंपनी का अभी तक मसला हल नहीं हुआ। तो आखिरकार उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हफ्ते में एक दिन तो आ जाओ, एक दिन आ जाओ। तो एक दिन आ जाओ, मीटिंग कर लें, सेटिंग कर लें कि क्या करना है, फेस टू फेस बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं रिजॉल्व। तो वो बहरहाल एक, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कोविड के बाद काफ़ी आई, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा था फ्लेक्सिबिलिटी का। आपको याद है, जॉब रोटेशन, फ्लेक्सी टाइमिंग, इस तरह की चीज़ें थी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फ्लेक्सिबल टाइम अरेंजमेंट। वो क्या होता होगा, टाइम आप बता दो कि आप कब से कब तक आओगे, हमें 10 घंटे की जॉब चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम है, डेली 10 घंटे चाहिए, टाइम फ्लेक्सिबल है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के बाद लोग बड़ी रेंज दे सकते हैं, बाद लोग छोटी, बाद लोग कहते हैं 8 बजे से, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में कोई 10 घंटे निकाल लो। अब 12 घंटे ही हैं ये, इसमें 10 घंटे का मतलब है या तो आप ये करोगे कि 10 से 8, सुबह 10 से शाम 8, या सुबह 8 से शाम 6, इतना ही फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। किसी की रेंज ज़्यादा होती है, 9 से 7 आ जाओ, किसी के पास जो है वो रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है कि उनका काम किस नौयत का है, क्लाइंट कैसे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की दे सकते हैं। जो डेवलपमेंट में जो लोग होते हैं वो पूरी टीम के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, भाई हमें ये काम चाहिए है अगले महीने की 2 तारीख को, आपकी पूरी टीम अपनी एक फ्लेक्सिबल टाइमलाइन अलाइन कर ले। अच्छा, टीम का हर बंदा अलग अलग करने में मुश्किल ये होती है कि बहुत से काम आपको साथ करने होते हैं, साथ कर रहे होते हैं, तो इसको ये मसला आया, उसने उससे डिस्कस किया, उसने हाथ के हाथ रिजॉल्व हो जाते हैं। वरना वो यहाँ पे मसला पोस्ट करता है, अगला बंदा 6 घंटे बाद आएगा, वो उस मसले को देखेगा, जब वो रिजॉल्व करेगा तो ये जा चुका होगा, फिर वो अगले दिन आएगा, फिर देखेगा। तो ये जो टीम है, तो टीम को अपने टाइमिंग साथ साथ एडजस्ट करने होते हैं। लेकिन बहरहाल ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग डिपेंड करता है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी वो देता है। अच्छा, बाद ऑर्गेनाइजेशंस में वो होती हैं, शिफ्ट्स होती हैं, तो वो शिफ्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप बता दो आप मॉर्निंग शिफ्ट में आओगे, इवनिंग शिफ्ट में आओगे, तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। लेकिन एक दफ़ा एक शिफ्ट में आ गए तो फिर उसकी टाइमिंग फिक्स है।
तो बाहर फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स एक कॉन्सेप्ट अब बहुत कॉमन आ गया है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है होम वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये वर्क फ्रॉम होम कहाँ हो सकता है, कौन कौन सी ऑप्शंस, कौन कौन से काम हैं जिनमें वर्क फ्रॉम होम हो सकता है? आईटी रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर के सारे काम हो सकता है, ओके। और सेक्रेटेरियल वर्क बहुत सारा हो सकता है, वो सेक्रेटेरियल वर्क जो ऑनलाइन और कॉल पे होता है। आप मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लें, मेरी सेक्रेटरी अपने घर में बैठी हुई अपॉइंटमेंट दे रही है, वो मुझे थ्रू ऐप इन्फॉर्म कर रही है आपका ये अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, आपका ये हो गया। तो इस तरह के काम हो सकते हैं जिसमें कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली मिलें। तो इस तरह के काम, कॉल सेंटर्स पूरे के पूरे ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं। लेकिन कॉल सेंटर्स में अक्सर ऐसे हमने देखे हैं जो वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज करते नहीं हैं। पाकिस्तान का सबसे मशहूर कॉल सेंटर तो बहुत ही सख्त है इस मामले में कि जी आप यहीं प्रेमिसेस में आएँ और ऐसे आएँ कि बस एग्जैक्ट टाइम पे आएँ, क्योंकि उनके एक सर्टेन अपनी एम्प्लॉयर्स के साथ एक, तो वो अपनी क्वालिटी एश्योरेंस करना चाहते हैं। हमारे सामने बैठ के होगा तो क्वालिटी भी एश्योर होगी, टाइम भी कंफर्म होगा। वर्क फ्रॉम होम में एक बड़ा मसला ये है कि टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। एक बंदे ने कहा मैं काम करना शुरू कर दिया, वो लेटा हुआ है लेकिन जूस पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, तो अब उसने लेकिन टाइम पंच इन कर दिया। आप कैसे कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि टाइम वाकई वो यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा? तो ये इस तरह के मसले हो सकते हैं। स्क्रीन कैप्चर सर्विस आती है इसके लिए। हाँ भाई, इसके ऊपर काफ़ी सफ़र हो गए। हर 5 मिनट हर चीज़ का एक तोड़ आया, और उस तोड़ का एक तोड़ आया, फिर उस तोड़ के तोड़ का तोड़ आया, फिर तोड़ के तोड़ के तोड़ का तोड़ आया। तो ये तो है। इसके लिए स्क्रीन कैप्चर है, स्क्रीन कैप्चर के लिए फिर एक ऐप आ गई, वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। वो अब आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कर रही हूँ करे, वो इतना 15 मिनट की आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उसको आगे पीछे लूप में चला रहा है। फिर उन्होंने कहा ये तो लूप चल रहा है, तो एक ही जैसे मोशंस रिपीट हो रहे हैं, उसका डिटेक्टर लगाया उन्होंने। तो फिर उन्होंने एआई को लगा दिया कि वो हर दफ़ा एक जैसे मोशन ना हो, मेरे इमोशंस जो हैं वो रैंडम कर दो, कभी यूँ कर लूँ, कभी यूँ कर लूँ, कभी फिर उन्होंने उसमें एआई डिटेक्टर लगा दिया है कि वो जो वीडियो की कॉन्फ़िगरेशन है उसके बिट्स से निकालो कि क्या ये एआई की मदद से बनाए गए। तो बड़े मज़े के इसमें खींचतानी है। ख़ासतौर पे एग्ज़ाम सेंटर्स में बड़ा मज़ा आता है। अभी अली भाई ने एग्ज़ाम में रजिस्टर करवाना है माइक्रोसॉफ्ट के, तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप घर से एग्ज़ाम दे लें। अब घर से एग्ज़ाम में तो आप चीटिंग कर सकते हैं, मतलब उनके सेंटर पे तो नहीं दे रहे आप। तो फिर वो कहते हैं कि पहले आप पूरे एनवायरनमेंट की वीडियो बनाएं, लाइव पूरा एनवायरनमेंट दिखाएं हमें, फिर लाइव एनवायरनमेंट दिखा के आप जहाँ बैठे हैं वहाँ फिक्स कर दें कैमरा, फिर नहीं हिलेंगे आप वहाँ से। और फिर आपकी आंखें कहाँ होंगी, आपके हाथ कहाँ होंगे, ये जब मॉनिटर करेंगे। कोई एनवायरनमेंट में उसके बाद कमरे में आ गया तो पीछे से आ गया कोई, लेकिन उन्होंने देख लिया कि आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं। आपकी आंखों को वो ट्रैक करते हैं कि आप कहाँ देख रहे हैं, बार बार पीछे देख रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने पीसी वहाँ रखें ना पीछे दीवार हो, तो उनको पता है कि अगर इसकी आंखें उठी भी हैं तो पीछे दीवार है, मतलब दीवार के साथ लगा हुआ है पीसी, तो दीवार पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो उसने दिखा दिया। बाद में लिखकर तो बाल ये है मसाइल। अच्छा, एक और है जी, वर्क फ्रॉम होम की बात हो गई। अब इसके फ़ायदे नुकसान आप बता सकते हैं आप, या मैं अलग से दोबारा से बताऊं? एम्प्लॉई को कितना फ़ायदा होता है वर्क फ्रॉम होम का? अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि वो मोटिवेशन थोड़ी कम होती है, एक इन्वायरमेंट होता है, सोशल इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है। लोगों से लाइक टीम मीटिंग नहीं होती। एचआर को कितना सर का दर्द है वर्क फ्रॉम होम, कितना बड़ा मसला है यार, बंदा है ही नहीं है, मैं क्या बताऊं, क्या एचआर करूं इसके ऊपर, इसका क्या अचार डालूं मैं? तो आर कैलकुलेशन, वर्किंग आर कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा इसमें मसला है हमेशा से। एक और इन्होंने कहा ऑप्शन है जॉब शेयरिंग। तो बाजी, जॉब शेयरिंग क्या होता होगा? जॉब शेयरिंग क्या होता है? प्रॉब्लम है वर्क फ्रॉम होम का ये अलग। एक और टाइप की जॉब फ्लेक्सिबिलिटी है जॉब शेयरिंग। एक से ज्यादा लोग टीम को आपने अपॉइंट कर दिया, टीम 2 बंदों की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, ये काम है भाई, अब मिलके करना है आपने। तो एक्चुअली काम के पैसे मिल रहे हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें फिर मसले आएंगे, सामने ही नज़र आ रहा है कि मसले कहाँ से शुरू हो जाएंगे। अलग-अलग आउटपुट हो रहा है। क्या आउटपुट अलग अलग है तो किसको कितने मिलेंगे? ज़्यादा किया था उसने कम किया था। जी, मैंने आज ज़्यादा बनाए थे सब कुछ किया था। नाम लग रहा है एक्सपीरियंस। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? टीम का कमिटमेंट होता है ना, तो एक नहीं करता दूसरा कर लेता है। पता है काम नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसमें एडवांटेज है कि वो कुछ ना कुछ काम तो हो जाता है, पैसों की तकसीम में झगड़े होते हैं।
इसमें एक नुकसान ये भी है कि अगर एक बंदा 10 काम करता है, दूसरा बंदा 10 काम करता है, तो दोनों मिलकर के 20 काम नहीं करते। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक बंदा 10 काम कर सकता है, दूसरा बंदा 10 काम कर सकता है, 2 बंदे रख लिए टीम में, अब दोनों मिलके 15 काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, तो अपना वेट उधर डालता है, ये रिलैक्स कर लेता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जॉब्स हैं वो इसमें ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स जॉब है ना, तो वो टीम वर्क में बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। जैसे कि आप एआई के ऊपर कोई ऐसी रिसर्च बेस्ड ऐप बना रहे हैं जिसमें कि बहुत दिमाग लगाना है, तो एक के बजाय 2 का दिमाग जो है वो मसला हल करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आ जाएं, वापस आ जाएं, बाहर आ जाएं इससे। फिर तो जॉब शेयरिंग हो गई, उसके बाद है आखिरी कंप्रेस्ड आवर्स। ये आखिरी है। कंप्रेस्ड आवर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? compressed hours कम घंटे नहीं, ज़्यादा घंटे। कंप्रेस्ड आवर उल्टा है। रेस्ट का मतलब कम हफ्ते में प्रेस करके बहुत ज्यादा कंप्रेस करके चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना। हफ्ते में 7 दिन काम करते थे, हर दिन हफ्ते में 6 दिन काम करते थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, और हर दिन जो है वो 8 घंटे लेते थे आपसे, या 7 घंटे लेते थे, हर दिन 7 घंटे लेते थे। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा करते हैं, सैटरडे हटा देते हैं, हर दिन 7 के बजाय 8 घंटे कर लो, सैटरडे हटा दो, सैटरडे भी ऑफ कर लो, ऐसा करो फ्राइडे भी ऑफ कर लो, 7 के बजाय 8 के बजाय 9 कर लो घंटे, पर डे आवर्स बढ़ा लो, ऑफ डेज बढ़ा लो। तो कोई कह रहा है कि मुझे 3 डेज वर्किंग शेड्यूल चाहिए, 3 दिन काम करूंगा, 4 दिन एंजॉय करूंगा। एंजॉय मतलब ये ज़्यादातर बेनिफिशियल उसके लिए होता है, नंबर 1 जो दूर रहता है, जो दूसरे शहर से आ रहा है काम करने, तो वो कहता है यार अगर 7 दिन वर्किंग स्केड्यूल, 6 दिन वर्किंग स्केड्यूल, तो मैं तो आऊँगा जाऊँगा ही, ख़त्म हो जाऊँगा रोज़। तो अगर 3 दिन का होता है तो उसको थोड़ा ईजी रहता है। बहुत से लोग दूसरे शहरों से आते हैं, वो 3 दिन वर्किंग स्केड्यूल या 4 दिन वर्किंग स्केड्यूल होता है, तो ये करते हैं। पंजाब में तो ऐसा बहुत ही होता है। काम करता हूँ 4 दिन चले आता हूँ। लाहौर में काम करने आए, 4 दिन के लिए रुक गए, हाँ, काम से वापस और चौथे दिन जो है फिर अपने गाँव चले गए या अपने छोटे शहर चले गए जहाँ से आए, 3 दिन वहाँ गुजारे, फिर आ गए। तो ऐसे, और ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं हर हफ्ते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। हमारे पुराने ऑफिस में भी एक साहब थे, वो ऑफिस में सोते थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऑफिस में सोते थे, फ्राइडे को निकल जाते थे, अपने गांव में रहते थे। करीब ही था, 3-4 घंटे की उस पे था, ट्रेन के सफ़र पे, वहाँ पे गुजारते थे 2 दिन, फिर रात को वहीं आ जाते थे, सुबह मंडे सुबह या संडे संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग आ जाते थे। तो था ये एक स्टाइल लोगों का। शिफ्ट वर्क मैं पहले ही बता चुका हूँ। शिफ्ट्स में काम कोई कंपनी क्यों कराती है? ताकि दोनों टाइम अवेलेबिलिटी है अभी। मशीन तो ले ली मेरी, मशीन तो 24 घंटे खड़ी है, वर्कर आपके 8 घंटे काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, तो फिर आप कहते हैं इसी मशीन को दोबारा इस्तेमाल कर लो। तो राउंड द क्लॉक शिफ्ट्स होती हैं आपकी, इसमें कि आप 2 शिफ्ट या बहुत सी कंपनी 3 शिफ्ट में काम कराती हैं। 3 शिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? 24 घंटे काम। तो वो मशीनों की कितनी अच्छी प्रिएम्प्टिव मेंटेनेंस करते होंगे ना, किस तरह से मेंटेन होती है। मशीन तो नहीं रुक रही, और रुक गई तो पूरी शिफ्ट ज़ाया हो गई, सब वर्कर्स की सैलरी जाएगी। तो शिफ्ट के फ़ायदे ये हैं कि बहुत ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, फिक्स कॉस्ट बहुत जल्दी अपोर्शन हो जाती है। और पहले एक शिफ्ट में हो रहा था तो साल भर में जितनी फिक्स कॉस्ट अपोर्शन हो रही थी, अगर 3 शिफ्ट में हो गया तो फिक्स कॉस्ट कितनी जल्दी रिकवर होगी। लेकिन फिर उसमें वेरिएंट एरिया भी उतना होता है। मैनेजमेंट फिर 3 दफ़ा सर दे, क्या एक ही एचआर मैनेजर होगा तीनों शिफ्ट का? सोचो फिर वो घर कब जाएगा? तो एचआर मैनेजर एक ही होता है, वो अपने असिस्टेंट्स रखता है 3 शिफ्टों के अलग अलग। एचआर असिस्टेंट मॉर्निंग शिफ्ट, एचआर असिस्टेंट इवनिंग, एचआर असिस्टेंट नाइट। तो इंटरेस्टिंग काम होता है बहुत, मुझे तो बहुत ही फैसिनेट करता है, करने के लिए नहीं लेकिन देख के बड़ी हैरत होती है कैसे मैनेज करता है ना। नो ब्रेक होता है, 1 घंटे का ब्रेक होता है, आधे घंटे का ब्रेक होता है शिफ्ट चेंज होते वक्त, लेकिन फिर भी ये बड़ा मतलब ह्यूमन मार्वल है ये कि इंसान 24 घंटे काम करवाने के भी काबिल हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं।
नाइट शिफ्ट के वर्कर्स हमेशा बेचारे बहुत शौक से आते हैं, जैसे सबा नाइट शिफ्ट लगा के आई हुई है, अब दिन में सो रही है। ये मसला होता है उनका कि नाइट शिफ्ट लगाते हैं, दिन में सोते हैं। और इंसान को अल्लाह ने बनाया कैसे? अल्लाह ने बनाया ऐसे है कि वो दिन में जागेगा, रात में काम करेगा। ऑटोमेटिकली उसकी जो स्लीप साइकिल है वो दिन में जागेगा, रात में काम नहीं। ये बहुत मुश्किल है यहाँ के बच्चों के साथ यार, सभी के मसले। अच्छा, दिन में काम करेगा, रात में सोएगा। सनलाइट के साथ इंसान की ऑटोमेटिक स्लीप जुड़ी हुई है, ऑटोमेटिक स्लीप का साइकिल जुड़ा हुआ है। इसीलिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ रात को कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में से जो रोशनी निकलती है उसमें से बहुत सी रोशनी ऐसी है जो सनलाइट में से भी निकलती है, ब्लू लाइट जैसे कि, तो वो आपके ब्रेन को मैसेज देती है कि सुबह हो गई। तो आप गौर करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रात को ब्लू लाइट फिल्टर, इसलिए हमें सारे दिन नींद आती रहती है, मसला चश्मे का है। अरे हाँ, रात में ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा पहनना चाहिए ताकि रात में नींद ना आए, सारा दिन नींद आ जाए मतलब। तो आपको जो है वो रात में फ़ोन आप खोलते हैं, बहुत सी दफ़ा आपने महसूस किया होगा बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, बड़ी थक के घर पहुँचे, बहुत नींद आ रही है, मोबाइल खोला और नींद चली गई, क्योंकि ब्रेन को ये मैसेज जा रहा है कि सुबह हो गई। चाय का तो उसके साथ और दूसरे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, बॉडीली डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नाइट शिफ्ट वालों के बड़े मसले हैं, बहुत मसले हैं। तो उनकी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है, सुबह सोते हैं। हमारे ऑफिस में हमारे सामने तो 3 हैं, एक ही ऑफिस के तीनों बंदे, तीनों रात भर जागते हैं, फजर के बाद सोते हैं। अब उसके बाद बाकी दुनिया का दिन शुरू होता है, तो अब टंग 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 शुरू हो जाती है। आइसक्रीम वाला आता है, टिन 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 टिन, वॉज वाला आता है, टू टू टू। उसके बाद सब्जी वाला आता है, सब्जी वाले घंटी बजाता है, जमादार घंटी बजाता है, मासी घंटी बजाती है, ये घंटी बजाती। फिर बच्चे उठते हैं, अम्मा चीखना शुरू होती हैं, उठ जाओ जल्दी कर लो, बेल आ गई, नाश्ता कर लो, पार्टी बना रही, वो कहता है ओ भाई साहब क्या करूँ मैं। तो अच्छा, उससे होगा ये कि एक तो वो अपने कमरे को फिर आइसोलेट करते हैं, उससे साउंड प्रूफिंग करते हैं कमरे में किसी ना किसी दर्जे की, जिसकी जितनी सितात होती है उस तरह की। फिर वो अपने घर वालों से अलग सोना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं जहाँ आप सो रहे हो अगर मैं वहाँ सोऊंगा तो अभी तो आप उठोगे, फिर मैं सोऊंगा कब? और अगर आपके उठने के साथ मैं उठ गया तो नेचुरल साइकिल है कि सूरज देख लिया अगर मैंने और इंसानों को चलते फिरते नजर आ गए मुझे, मेरी नींद गायब हो जाएगी, थकावट होगी लेकिन नींद नहीं आ रही होगी। तो मुझे जब आऊँ तो मुझे खामोश जगह मिले, अंधेरी जगह मिले, और फिर मैं सो जाऊँ। इससे फैमिली रिलेशनशिप से काफ़ी हर्ट होते हैं। जब वो जाग रहे हैं तो आप सो रहे हैं, जब वो सो रहे हैं तो आप जाग रहे हैं। हालांकि जब शुरू करता है इंसान तो ये कहता है यार देखो, सुबह सुबह उठते हैं ना, जॉब पे जाते हैं, जब मैं जॉब पे चला जाता हूँ तो घर वाले कुछ भी करें मैं उनके साथ तो नहीं होता, लेकिन एक्चुअली इवनिंग टाइम जो है वो आपका साथ होता है रोज़ाना। कोई एक टाइम ऐसा होता है इसमें आप रोज़ साथ होते हैं। नाइट वर्कर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल बहुत से लोग मैनेज कर भी रहे हैं, बहुत से लोगों को मुश्किल भी होती है। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट के मसले हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के ये मसले हैं कि सुबह टाइम पे नहीं पहुंचते लोग। मसले इसलिए दोपहर में रखे हैं, लेट नाइट, राइट? ऐसे नहीं सुबह तक लेबर को या एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं भाई? फिर ये भी सब आप ओ लेवल्स में ये तो रेट है ना, रेट तो आपका उनकी पे है। मेजरमेंट कैसे होती है? तो मेजरमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, वो सब आपको पता है। जैसे कि उनकी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए उनके आउटपुट को मेजर किया जा सकता है, उनके आवर्स को मेजर किया जा सकता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर की जा सकती है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप अगर किसी एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका कि मैं कभी भी काम करूंगा, जहां भी, जब भी, जैसे भी काम करूंगा, और फिर वो कहे कि आपको नाइट शिफ्ट में काम करना है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है। हॉस्पिटल्स में आपकी जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जब आप हॉस्पिटल्स में करते हैं तो आप जो है वो इस बात को साइन करते हैं कि मैं किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वो रोटेट करते हैं शिफ्ट हॉस्पिटल्स में। आपको अब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, 1 महीना मॉर्निंग शिफ्ट, 1 महीना इवनिंग शिफ्ट, 1 महीना नाइट शिफ्ट। अब लड़के भी हैं उसमें, लड़कियां भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। कब मॉर्निंग शिफ्ट मेरी लगी है तब मैं सुबह जाते हुए स्कूल छोड़ दूंगी, वापसी पे कोई ले लेगा।
अब मेरी नाइट शिफ्ट लग गई, अब मैं सुबह स्कूल तो नहीं छोड़ सकती, वो फक्स हो रही होंगी मैं तो ये वाले मसले जो हैं वो आते हैं। तो क्या नाइट शिफ्ट को रिफ्यूज़ किया जा सकता है? कहीं कहीं नहीं किया जा सकता, कहीं पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कहीं कहीं किया जा सकता है, वो लोग कर देते हैं तो उसका इंसेंटिव क्या होता है कि फिर वो नाइट शिफ्ट के पैसे ज़्यादा रखते हैं। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि आजकल नाइट शिफ्ट के पैसे बराबर हो गए हैं या शायद कम ही हो गए हैं। ज़्यादातर लोग नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। जेंजी कहती है वैसे भी हम रात भर जागते ही रहते हैं, तो काम कर लेते हैं। उनको नाइट समहाउ उनको नाइट शिफ्ट फैसिनेट करती है। पाकिस्तान में जो जेंजी है ना, उनको नाइट शिफ्ट फैसिनेट करती है। वो वैसे भी रात को नहीं सो रहे, तो ऐसे भी नहीं They सुन are रहे, ऐसे भी नहीं oddly wired. नॉट ऑडली वायर्ड एक्चुअली। अल्लाह ताला ने एक कनेक्शन बनाया था। अल्लाह ताला ने रात को अल्लाह ताला लाइट बंद कर देते हैं, है ना, बटन ऑफ कर देते हैं सूरज का, तो हम नॉट ऑटोमेटिकली, और कुछ होता नहीं है हमारे पास ऑप्शन। फिर हमने चालाकियाँ कर करके उस ऑप्शन का एक ऑप्शन निकला, बल्ब और लाइटें जला ली रात को, तो थोड़ा जागने लगे। पहले लोग मगरिब के 1 घंटे बाद सो जाते थे, कुछ क्या करें, हर तरफ अंधेरा है, मोमबत्ती में कैसे जागे, मतलब कितना जाग लेंगे। जब इलेक्ट्रिक लाइट आई तो जो मगरिब के बाद जागे तो वो ईशा के बाद तक जागने लगे। फिर रात की इंटरटेनमेंट दे दी उन्होंने कि जी अब रात को टीवी भी है, रात को मोबाइल भी है। पहले हमारा पीटीवी होता था, रात को एक सर्टेन टाइम पे बंद हो जाता था, 9 बजे 10 बजे टीवी बंद, ख़त्म, जाओ सो जाओ। रात को जो आखिरी प्रोग्राम आता था 10-11 बजे आता, 10 बजे आता था, वो होता था राग रंग। उसमें एक बड़े मियाँ आते थे, वो कहते थे तो हम सो ही चुके होते थे, मतलब उनकी आवाज़ से, जो नहीं सोया होता था वो उनकी आवाज़ सुन के सो जाता था कि भाई ये तो सुनाने आए हैं। लल्ला 1 घंटे वो अपना राग सुनाते थे। बड़े बड़े उस्ताद आते थे उसमें, उसके क्लासिकल म्यूजिक के, वो राग सुना के सुला देते थे लोगों को अगर जाग भी। उसके बाद टीवी के ऊपर चुनचुन आती थी, उसको चुनचुन कहते थे हम लोग। वो काले 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 स्पॉट्स, काले काले वाइट वाइट स्पॉट्स आते हैं टीवी पे जब कोई रिसेप्शन नहीं आ रही होती, हाँ हाँ तो वो चुनचुन कहते थे हम उसको। क्या आ रहा है टीवी पे, चुनचुन आ रही है। लेकिन अब जो है वो 24 आवर्स एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, तो आप उसको, इस वजह से आप लोग ऐसे हो गए कि आपको, आप, हमारे पास, इंसानों के पास एक अल्लाह ताला का हाथ था, जो अल्लाह ताला कहते हैं बस दैट्स इट, बंद, लाइट बंद। लेकिन आपके लिए लाइट बंद करने वाले लोग कम होते हैं, या आप उस लाइट बंद होने को रोक लेते हैं लाइट बंद होने से, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे खेल रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स नहीं बदलता, ह्यूमन नीड टू स्लीप एट नाइट नहीं बदलेगा। आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे चेंज, नहीं होता कोई भी चेंज। आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। जब आप आखिर में खड़े होंगे ना अपनी लाइफ के एंड पे, तो आप कहेंगे यार मुझे बड़ी तकलीफ़ें हैं, बहुत मसाइल में गिरफ्तार हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स हैं मुझे, मैंने बहुत मुश्किल हालात देखे इस वजह से कि मैं रात को नहीं सो सका। बहरहाल ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया कि आप ऐसे मेजर कर लेते हैं किसी की जॉब परफॉर्मेंस उसके आउटपुट से, या उसकी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन से, या उसके आवर्स से। एक और ऑप्शन है, आप जब एब्सेंटीज़म से मेजर कर लें, कौन ज़्यादा छुट्टी कर रहा है, इससे भी मेजरमेंट है एक तरह से आपकी, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कितने इफेक्टिवली कनेक्टेड हैं। एब्सेंटीज़म का फॉर्मूला वीकली भी लगा सकते हैं आप, ईयरली भी लगा सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात है। अब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, हार्ड स्ट्रेटजीज और सॉफ्ट स्ट्रेटजीज। जैसे हार्ड एचआरएम और सॉफ्ट एचआरएम था, तो एक हार्ड स्ट्रेटजी है कि आप उनको वार्निंग्स देते हैं, आप उनको शो कॉज लेटर्स देते हैं, आप डिसिप्लिन करते हैं, तनख्वाह काट लेते हैं। ये हार्ड स्ट्रेटजीज हैं। सॉफ्ट स्ट्रेटजीज क्या हैं? सॉफ्ट स्ट्रेटजीज की एक लिस्ट है, आप सब पढ़ के आए हुए हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है, मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ, सब जानते हैं आप लोग। सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी बार बार उनका साल में 3 दफ़ा 2 दफ़ा अप्रेजल करें। अप्रेजल का मतलब ये है कि हम हर साल में 2% 5% सैलरी बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अच्छी करने का एक इंसेंटिव मिल जाएगा आपको, और उसको पहले अप्रेज़ किया जाएगा। अप्रेज़ का मतलब है उसको जांचा जाएगा आपके सामने, आपकी मौजूदगी में, आपसे मशवरा कि आप बताएं आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, आप प्रूफ करेंगे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी।
ठीक है, फिर ट्रेनिंग कराएंगे लोगों की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक एरिया है। क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है? कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय से कहते हैं आप बताओ ये कैसी है, तो एम्प्लॉय निकालते हैं इसमें ये मसला है, तो फिर ये मसला कौन हल करेगा? हम हल करेंगे। अभी वो पाकिस्तान के 5 स्टार होटल्स को लेकर वो कोई फॉरेनर है, वो वीडियोस बनाता है, दुनिया भर के होटल्स को बनाता है, पाकिस्तान पे भी बनाई उसने। उसने जो है वो बताया कि ये 5 स्टार होटल है पाकिस्तान का, ये इसमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी पर नाइट में स्पेंड कर रहा हूँ। उसके बाद उसने चीज़ें उठा उठा के दिखाना शुरू की कि सिर्फ सुपरफिशियल 5 स्टार है वो, किसी चीज़ की डेप्थ में नहीं जा रहे, किसी भी चीज़ की। जैसे बेसन साफ़ है ना, ज़रा सा आप नीचे गए और आपको नज़र आ गया काई कहाँ कहाँ जमी हुई है। डीप क्लीनिंग किसी चीज़ की नहीं है। जगह जगह ज़मीन पे इधर उधर कारपेट पे धब्बे पड़े, इवन ब्लड स्टेन मौजूद है। तो वो कह रहा है क्रीपी है भाई, क्या मतलब। और जो है वो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि नज़र आ रहा है इसको, ये इस चीज़ की लाइफ 3 साल थी, ये 15 साल से चल रही है। जैसे कि जहाँ आप बैठ रहे हैं उस पर क्रैक्स आ गए हैं उसके लेदर के अंदर, नज़र आ रहा है कि इसको चेंज हो जाना चाहिए था। बाल, अगर आप थोड़ा जूम इन करें तो आपको बाल जो नज़र आते हैं जगह जगह, जो कितनी अच्छी वैक्यूमिंग नहीं हुई भी। तो उसने बहुत सारी चीज़ें दिखाई। फिर खाने की क्वालिटी, ये तो एक स्टैंडर्ड है। अच्छे होटल में जहाँ पे आप रात स्पेंड करने जा रहे हैं वहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना वो बहुत ही ख़राब बनाते हैं। पता नहीं कि कोई भी होटल चले जाएँ, पीसी चले जाएँ, शेराटन चले जाएँ, इधर चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आप अगर उनका सर्विस से कॉल करके खाना मंगाएंगे, खाना बेकार हो। उससे बहुत अच्छा खाना आपको ढाबे पे मिलेगा। ढाबे पे खाते हैं, ढाबे से मुराद ये कि आप कहीं बाहर निकल के जो खाते हैं, स्ट्रीट साइड पे कहीं आपने ले लिया, कहीं किसी शनिवारी में चले गए, इधर चले गए, तो कढ़ाई आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, उनसे कढ़ाई मंगवा लें आप। ये क्या कढ़ाई है। तो बहरहाल सॉफ्ट स्ट्रेटजीज़ में जो है क्वालिटी सर्कल्स भी हैं। सॉफ्ट स्ट्रेटजीज़ में जो है वो वर्क ग्रुप्स हैं, ऑटोनमस वर्क ग्रुप्स हैं, कि आपको काम असाइन किया जा रहा है, अब आप उसको कंप्लीट करें। जैसे कि मुख्तलिफ मैंने कहा, टीम वर्क कर दिया आपने। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अलग हो गए, जैसे कि कमीशन है, पीस रेट है, इस तरह की चीज़ें हैं। नॉन फाइनेंशियल अलग हो गए, जैसे कि फ्रिज बेनिफिट जिसे आप कहते हैं। और उसके अलावा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कर लें, ये भी एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने का एक तरीका होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO कहलाता है। पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान के बहुत से पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अभी भी नया है। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए क्या करते हैं, पूरी कंपनी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। 10 ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, लेट्स सपोज एक बना लिया, आसानी के लिए भी एक पे करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बना लिया, एक ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज द सेल्स फ्रॉम 2 बिलियन टू 4 बिलियन। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को ट्रांसलेट करेंगे, कितने डिपार्टमेंट है? 5 डिपार्टमेंट है। HR डिपार्टमेंट, व्हाट वुड यू डू फॉर दैट? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, व्हाट वुड यू, गिव मी योर प्लान। फाइनेंस डिपार्टमेंट, गिव मी योर प्लान। ठीक है, हर डिपार्टमेंट अपना प्लान बनाता है। हर डिपार्टमेंट का हेड अपने मैनेजर से कहता है, ओके मैनेजर नंबर 1, अगर 2 बिलियन प्लस करना है, हमें 2 बिलियन का इसमें एडिशन करना है, तो मेरे पास 4 मैनेजर हैं। हर मैनेजर बताए 0.5 बिलियन वो कहाँ कैसे बढ़ाएगा। वो 0.5 अपने प्लान लेके आते हैं। हर मैनेजर अपने असिस्टेंट से कहता है हमारा 0.5 का टारगेट है, 0.5 बिलियन लेके आने हैं हमें, 0.5 बिलियन लाने हैं, मेरे पास 4 असिस्टेंट्स हैं, तो ये हो गए 0.125 बिलियन तुम्हें लाने हैं, 0.125 बिलियन तुम्हें सेल्स इंक्रीज करनी है, 0.125 बिलियन तुम्हें सेल्स इंक्रीज करनी है। ओके, इस तरह से ये ट्रिकल डाउन होता है ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है जो कि ट्रिकल डाउन होता है। इसका ये डायग्राम बनी हुई है, देखिए आपके सामने, देख लीजिए ज़रा, जो पढ़े हुए हैं, रात के रही। एम सबसे ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है, उससे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं, उससे डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं। डिवीजन कर दिया इन्होंने कि कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, पंजाब डिवीजन, ये जियोग्राफिकल डिवीजन। फिर हर डिवीजन के अंडर में जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब। उससे फिर इंडिविजुअल टारगेट्स निकाले जाते हैं। तो यूं हर बंदा जो अपना टारगेट अचीव करता है, वो फील करता है कि आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू दीज 2 बिलियन, मेरा भी इसमें हिस्सा है। ये मोटिवेशन बनती है इससे। था तो मेरे पास जो PDF में पेज नंबर आ रहा है वो 378 है। बुक का पेज नंबर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है।
बुक पे पेज नंबर ही नहीं लिखा हुआ, PDF में पेज 378 है। ठीक है जी। तो MBO जो है वो अच्छा है, हर एक को एग्जैक्टली पता है कि उसको क्या क्या करना है, कितना कंट्रीब्यूट करना है। उसको ये फील हो रहा है कि मैं जो हूँ वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं 10 लाख की सेल लेके आऊँ, ये सब मिलके 2 अरब हो जाएगी। ठीक है। कंट्रोलिंग बहुत आसान होती है, जो नहीं कर पा रहा होता फौरन नजर आ जाता है। एक साल में आपको 10 लाख की सेल लानी है, 12 लाख की सेल लानी है, हर महीने 1 लाख होनी चाहिए थी। अगर इस महीने 1 लाख थी हुई तो आपको अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है इसको, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट टारगेट है। लेकिन इससे मसाइल क्या होते होंगे? आमतौर पे MBO में जो टारगेट सेट करते हैं वो ओवर एम्बिशियस होते हैं। आपको पता है कि 2 बिलियन नहीं हो सकती, आप फिर भी 2 बिलियन का टारगेट रखते हैं कि लोग करके दिखाएं, क्यों नहीं करके दिखाएं, लोग एफर्ट करें। तो ये गड़बड़ करते हैं लोग। ठीक है। बाज़ औक़ात आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, वो 1 साल के लिए किया था, वो ऑब्जेक्टिव आउटडेटेड हो जाएगा, हो सकता है मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो जाए, तो वो आपको रिवाइज करना पड़ता है। फिर ये कि ये हर डिपार्टमेंट उस एम को उस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाता। मैंने बड़ा आसान कर दिया, 2 अरब की सेल बढ़ानी है, मार्केटिंग एंड सेल्स वाले ने कहा हाँ हम बेचते हैं, प्रोडक्शन वाले कहेंगे 2 अरब के हिसाब से सामान बनाना है, लेकिन बिकेगा जब तक मार्केटिंग सेल्स वाले बेचेंगे नहीं, हम बना के डाल दें, हम परचेज का ऑर्डर कर दें 2 अरब एक्स्ट्रा सामान का, वो नहीं बिका तो पीछे पड़ी रह जाएगी, तो हमें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। HR वाले कहेंगे अब इस 2 अरब के लिए हम क्या करें? तो अगर आप हर डिपार्टमेंट का सर्वे करेंगे, पूछेंगे 2 अरब के हिसाब से कितनी वर्कफोर्स चाहिए, वर्कफोर्स वो है कि नहीं है, उसको प्लान करेंगे, तो हर एक के लिए थोड़ा डिफरेंटली वो ट्रांसलेट होता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये। ठीक है। और उसके बाद आप MBO कर लें, टारगेट सेट कर दें, उसके बाद क्या ये लाजमी है कि टारगेट अचीव हो ही जाए? तो जब टारगेट अचीव नहीं होंगे फिर क्या होगा? फिर कितनी डिमोटिवेशन भी तो होगी। पता चला ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जब टारगेट सेट कर रहे होते हैं ना, तो उसके साथ एम्बिशंस भी बताते हैं, इंसेंटिव्स भी बताते हैं। इधर दिखाइएगा। अच्छा, इससे जाग लेंगी। टारगेट सेट करते हैं तो उसके साथ एम्बिशंस और उसके इंसेंटिव्स बताते हैं। आपसे कहा 2 अरब की सेल कर दो, तुम्हें 10 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा, नहीं हो पाई 2 अरब की सेल, अब क्या होगा? तो वो एम्बिशन या वो इंसेंटिव जो है वो डिसइंसेंटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यार इतनी मेहनत की, मिला कुछ भी नहीं। तो ये भी इसके मसले हैं। और अब प्रॉब्ली आखिरी बात कि क्या HR के अंदर IT का भी कोई रोल है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में IT का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला रोल जॉब रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो गया, चाहे वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू हो, जैसे रोजी पाकिस्तान में है, चाहे वो डायरेक्ट आप लोगों से CVs मंगवाएं, तो वो आप उस जरिए से आप लोगों को IT के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फिर रिक्रूटमेंट में आ गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में IT बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब तो सारे जो कंपनीज सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन करती हैं, इस तरह की छोटी टेक्निकल ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसके लिए कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उसके लिए वो इस तरह के प्लेटफॉर्म है। सबके बाद अपने अपने, जैसे ये कोर्सेरा है, कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा टाइप के, आप ये कोर्स करो, उसकी सर्टिफिकेशन आएगी, कंपनी इसके बिहाफ पे आपको कुछ आगे प्रमोट करेगी या इंसेंटिव देगी। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी अब पूरी की पूरी IT के थ्रू हो रही है। बहुत ज़्यादा उसको IT के थ्रू मेजर किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, सब IT के थ्रू हो पा रहा है। वरना पहले इतना ज़्यादा डेटा कैसे जमा किया जाएगा, कौन उसको एनालाइज करेगा, ये मुश्किल काम था। अब तो लम्हे लम्हे की रिपोर्ट आपके पास जमा हो रही है, कब उठा, कब बैठा, कहाँ गया, किससे मिला, कितने पैसे आए, क्या कितना वक्त लगाया, कितनी देर कंप्यूटर बैठा, कितना इंटरनेट यूज़ किया, कितनी कॉल्स की, हर चीज़ आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद होती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर ये बात समझ में आ गई कि IT का इस्तेमाल HR में बहुत है, तो फ़ौरन ही हमारे ध्यान में आना चाहिए कि अगर IT का इस्तेमाल HR में है तो फिर AI की ट्रांसफॉर्मेशन से HR में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई होगी। तो HR के अंदर स्पेसिफिकली AI की वजह से क्या चेंज आया होगा? प्रोसेसिंग में, रिप्लाइंग में, फॉलो अप में। जैसे एक एनालिसिस होता है, इसको आप कहते हैं पर्सनालिटी एनालिसिस, उसमें AI पार्ट प्ले कर सकती है। दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड एंड बीइंग ट्रेन्ड और बीइंग सेमिनार्ड अपॉन कि AI एंड HR प्रोडक्टिविटी में तो AI का काफ़ी काम है। HR के अंदर डायरेक्टली कैसे काम है, एम्प्लॉई काउंसलिंग। अब AI एजेंट मौजूद हैं जो आपकी स्पेसिफिक कंपनी के हिसाब से ट्रेंड है, तो आपकी कंपनी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका आंसर कर सकते हैं।
जैसे कि आपने कहा हमारा एआई एचआर काउंसलर है, जब जिस एम्प्लॉई को प्रॉब्लम हो उससे रब्ता कर ले, तो आपके बुनियादी सारे सवालों के जवाब तो वो दे देगा। एफएक्यूज उसके पास होंगे, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा, आपको सोल्यूशन बताएगा कि आपको इस सूरत में ये करना चाहिए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एआई को दे दी गई या दी जानी चाहिए, अगर जिसने नहीं दी। पॉलिसी एंड प्रोसीजर का बॉट बना हुआ है हमारा, जिसको पूछना है जाके उससे पूछ ले, एक एक पॉलिसी उसको रटी, अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा मैनुअली उसके पास है। आप उससे पूछ लें कि हम हफ्ते में कितनी छुट्टी कर सकते हैं, महीने में क्या कॉम्पनसेशन मिलनी है, ये क्या होना है, तो वो एआई की पास ये काम करवाया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एआई को सोचा जा रहा है कि एचआर को के अंदर एआई का रोल जो है वो और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चूंकि ह्यूमन इंटरेक्शन है एचआर के अंदर, तो उसमें जो है बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी आ जाते हैं कि आपने गेज किया कैसे, इमोशनल स्टेट को कैसे गेज करेंगे, लोगों की फीलिंग्स कैसे गेज करेंगे, क्योंकि एचआर वाले को ये भी करना होता है। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो इस चैप्टर, इस यूनिट से रिलेटेड, यूनिट 2 से रिलेटेड, एचआर से मुताल्लिक़ थी। यहाँ पे ये चैप्टर के साथ साथ ये यूनिट भी ख़त्म हुआ। अब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम अगले यानी मार्केटिंग वाले सेक्शन को शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।